गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक। बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.3 और काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लेंगे। 4.2 के भी कोशिश करते हैं कि 4.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाए आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आज की ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वाला तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बार स्टार बना लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उस पर स्टार 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 5-6 बार बना लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले आसान वाला देख लेते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो बहुत तेज़ी के साथ जाती है, टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, सही बात है, पैसेंजर ट्रेन से तेज चलती है एक्सप्रेस ट्रेन, इसलिए कम टाइम लेगी। और कितना कम टाइम लेती है? 1 घंटा कम टाइम लेती है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर कवर कर रही है और पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर कवर कर रही है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है क्योंकि उसकी स्पीड तेज है, तभी तो वो एक्सप्रेस है। बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, कहीं भी जाए हमें क्या, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा यहाँ तक पढ़ता है और लिख देता है कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है। यहाँ पे वो लिख देता है इतना पढ़ के, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू x 11 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पर उसकी क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाता है, टीचर यहीं कट कर देता है और आगे के स्टेप से कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, घर पे आगे कहता है हमारा पेपर तो ठीक हुआ था, टीचर ने ही पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, जितनी पैसेंजर ट्रेन की है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की। तो आपको पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। कितनी मांगे चल रहे हैं? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? उससे 11 ज़्यादा है, 11 नहीं है, 11 ज़्यादा है। तो अगर उसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ये बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन की आपको क्या बतानी है? स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, पैसेंजर की भी और एक्सप्रेस की भी। करना कैसे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में, जो कि पैसेंजर ट्रेन वाला केस है, ये अगर आप मेंशन कर देते हो ना फर्स्ट केस किसका, जिससे टीचर को और पता चल जाता है कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर है। पैसेंजर ट्रेन वाले केस में स्पीड कितनी है? स्पीड है सर x किलोमीटर पर आवर, अभी आपने माना था, हाँ बिल्कुल ठीक बात। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस सर ट्रेवल हो रहा है 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर यूनिट्स का सारा खेल है, यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यूनिट क्या है? आर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, जो कि किसका केस है? एक्सप्रेस ट्रेन का। तो एक्सप्रेस ट्रेन के केस में स्पीड इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम ही तो है, 132 किलोमीटर। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवर्स। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है और जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसमें 1 घंटे का डिफरेंस है। कितने का? 1 आवर। ठीक है, टाइम कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला या ये वाला? पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी या एक्सप्रेस ट्रेन? ऑब्वियस सी बात है, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो कितना ज़्यादा टाइम ले रही है? 1 घंटे का। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 आवर। डिफरेंस का मतलब तो पता है ना, माइनस होता है बस। अब क्या करना? अब तो इसको सॉल्व करना। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना आपको आता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आता है आपको और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आता है। दोनों में से कोई भी लगा देना और सॉल्व कर देना।
ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि क्या कहता है 2 वाटर टैप्स। ही वो वाला क्वेश्चन है, उसकी जैसा कहानी है ये, जैसा हमने पिछले चैप्टर में वो पढ़ा था, वो 4 वुमेन थी 5 मैन थे जो किसी काम को इतने दिन में करते थे। याद आ रहा है वो वाला क्वेश्चन? एक बार कान ऐसे पकड़ रहे थे, एक बार कान ऐसे पकड़ रहे। यही मैं इसमें करने वाला हूँ, कान पकड़ते हैं, लेकिन इस बार कान किसका पकड़ेंगे? टैप्स का। टैप्स पता आपको क्या होती है? टंकी। 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप्स हैं टुगेदर, एक साथ खोल दिया उनको और एक टैंक भरने लगा, ठीक है। टैंक को नीचे रखा, 2 टंकियाँ एक साथ खोल दी और टैंक भरने लगा। और कितने टाइम में भर गया टैंक? 9 होल 3/8। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 75/8 आवर्स, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, इसका मतलब एक टैप बड़ी है, एक टैप का जो मुंह है वो थोड़ा सा बड़ा है। टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, एक टैप छोटी है। जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है जिसका मुंह बड़ा है वो कम टाइम लेगी क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी आएगा। किसमें कम टाइम लेगी? टैंक को भरने में। देखो 2 टंकियाँ मेरे पास, एक बड़ी है एक छोटी है, बड़ी वाली में से ज़्यादा पानी आएगा तो टैंक जल्दी भर जाएगा। जो स्मॉलर डायमीटर वाली है उसमें से कम पानी आएगा तो टैंक धीरे धीरे भरेगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। तो जो लार्जर डायमीटर वाली है वो 10 घंटे कम लेती है। मतलब अगर मैं खाली एक टंकी खोलूँ, एक टैंक, 2 टंकियाँ लगी हुई है, खाली लार्जर वाली खोली, ठीक है, तो वो टैंक को भर दिया। फिर मैंने टैंक को खाली कर दिया, अब टैंक में खाली स्मॉलर डायमीटर वाली टंकी खोली तो टैंक भर गया, ठीक है। दोनों का टाइम नोटिस किया, टाइम नोटिस करने के बाद पता चला कि जो लार्जर वाली है वो स्मॉलर वाली से 10 घंटे कम लेती है, ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है। क्लियर है? सेपरेटली का मतलब अलग, कि एक बार लार्जर वाली से भर के देख लिया, एक बार स्मॉलर वाली से भर के देख लिया। अब मुझे बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हर एक टैप को, मतलब लार्जर वाली को कितना टाइम लगेगा उस पूरे टैंक को भरने में, और स्मॉलर वाली को कितना टाइम लगेगा उस पूरे टैंक को भरने में। पहले ये देखिए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया तो इतने टाइम में 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर जाता है। फिर उसने कहा कि अगर मैं अलग अलग करूँ, कि खाली लार्जर वाली को खोलूँ फिर खाली स्मॉलर वाली को खोलूँ, तो लार्जर वाली जल्दी भर देती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन। और कितना जल्दी भर देती है? 10 घंटा जल्दी भर देती है। अब करना क्या? करना ऐसे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक। एक टैंक को कंप्लीट भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है स्मॉलर टैप को? x आवर्स। मान लिया कान को ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देते। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन x आवर्स। x आवर्स में कितना टैंक भर जाता? वो एक टैंक भरा था, यानी कि एक पूरा पार्ट भरा था, एक पूरा होल टैंक वहाँ पे कम्प्लीटली फिल हो रहा था। तो कान ऐसे पकड़ के अब ऐसे पकड़ लिया कि पहले एक टैंक भरने में कितने घंटे लग रहे थे? x घंटे, यानी कि x घंटों में, x आवर्स में कितना टैंक भरा जा रहा है? एक टैंक। यहाँ तक क्लियर है कहानी? याद आ रहा है कुछ? अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा? x में इतना है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? जब ज़्यादा देखे तो हम सब पूछते हैं तो क्या कर देते हैं? डिवाइड, तो 1/x पार्ट, ठीक है। यही सेम कहानी मैं किसके साथ करूँगा? लार्जर टैप वाले के साथ करूँगा। कान पकड़ के इधर उधर। टाइम इसमें लेट नहीं करेंगे, लेट नहीं करना है, लेट मतलब मानना है, इसमें मान नहीं रहे हैं, इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा जो मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। क्या? टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल अ टैंक। कितना टाइम लगेगा लार्जर टैप को? 10 घंटे कम लगेंगे। किससे? स्मॉलर वाले से। स्मॉलर वाले को अगर x लग रहे थे तो लार्जर वाले को x - 10 लगेंगे, 10 घंटे कम लगेंगे। कितने? x - 10।
ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। बस ये सारा कि यहीं पे है x माइनस 10 कैसे आ गया। तो क्या कहा था उसने कि लार्जर वाले को 10 घंटे कम लगेंगे, तो अगर स्मॉलर वाले को ऐसे लग रहे हैं तो बेसिक बात है उसको x माइनस 10 लगेंगे। अब कान ऐसे पढ़ लिया, आप दूसरी साइड से पढ़ो, पार्ट ऑफ 10 filled by larger depth in x minus 10 hours। x minus 10 hours में कितना टैंक भर रहा है, एक टैंक, ठीक है। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by larger depth in 1 hour, एक आवर में कितना टैंक भरेगा, 1/x minus 10। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, 4 पार्ट में मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। पहला पार्ट स्मॉलर टैप वाला, दूसरा पार्ट लार्जर टैप वाला, अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें दोनों टैप्स की बात होगी। 2 टैप्स, सबसे ऊपर वाली लाइन जो है, टुगेदर फिल अ टैंक, टुगेदर फिल अ टैंक इन कितने आवर्स में, 75/8 आवर्स। कान ऐसे पकड़ा, पहले स्मॉलर वाले के लिए पकड़ा, फिर लार्जर वाले के लिए पकड़ा, घुमा दिया। अब दोनों के लिए पकड़ रहे हैं, फिर इसको भी घुमा देंगे। क्या करेंगे, दोनों टैप्स को एक टैंक बनने में इतना टाइम लगता है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 2 टैप्स, दोनों टैप्स एक साथ अगर खोल दिए, इन 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स में कितना टैंक भरेगा, कितना पार्ट भरेगा, एक पूरा टैंक भर जाएगा, यानी कि 1। ठीक है ना, तो ये काम ऐसे घुमा दिया यहाँ पर। अब वही वाली चीज, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा, डिवाइड कर देंगे 1/75/8, सॉल्व करोगे 8/75 कितना आ गया, 8/75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आ गया चौथा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट क्वेश्चन खत्म। उसके बाद सॉल्व करने वाला पार्ट बचता है, ये सारा समझने वाला पार्ट था। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ये सारी। एक टंकी छोटे वाले 1 घंटे में कितना टैंक भरती है, एक टंकी बड़े वाली 1 घंटे में कितना टैंक भरती है, कितना। छोटे वाली कितना भर रही है, बड़े वाली कितना भर रही है, और दोनों मिला के कितना भर रही है, 8/75। दोनों मिलाकर मतलब प्लस कितना भर रही है, 8/75 भर रही है। बस हो गया, कुछ भी नहीं है। अब तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशंस बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मेथड आपको आते हैं, 2 मेथड अब तक हम सीख चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ऐसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, पुट करो, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक से काम हो जाएगा, एक में कुछ एरर आएगी, वो एरर आपको दिमाग लगा के सोचनी पड़ेगी, उसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, क्या होगी, एक वैल्यू x की लगभग ऐसी आएगी 3.5। अब 3.5 में से जब 10 को माइनस करोगे तो वो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आएगी तब आपको अच्छे से समझ आए। तो 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, पहला स्मॉलर वाला, दूसरा लार्जर वाला, फिर दोनों का एक साथ वाला। फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना दी कि स्मॉलर वाले को 1 घंटे में इतना पार्ट, लार्जर वाला इतना पार्ट, दोनों मिला के कितना करते हैं, 8/75 मिलाया तो मतलब प्लस आ गया। कई बच्चे प्लस कितना भूल जाते हैं, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम एक नया मेथड देखेंगे, फैक्टराइजेशन वाला। तो देखो, एक नया मेथड सीख लेते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास मेथड कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, उसके बाद क्या बताया था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट, और तीसरा क्या था, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने स्किप किया था क्योंकि वो आप छोटी क्लास में यानी कि 9th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बस हल्का सा रिवाइज करना है, उसको रिवाइज कर लेते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जोहन एंड
जॉन एंड जीवंती, देखो क्या बढ़िया चूज करके नाम आया है, जीवंती। ठीक है, जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अब सारा खेल यहीं पे शुरू होता है। मैंने पहले भी कहा था, जब सम वाला क्वेश्चन आता है ना, मिला के इतना है, तो एक को आप x मानते हो, दूसरे को क्या मान लेते हो, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन इक्वल्स टू x, उसके पास x है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। मतलब अगर आपको सम दिया हुआ है दो चीज़ों का, तो आप एक को x मानो और दूसरे को सम माइनस एक्स मानो। ठीक है ना, ये पहले भी बताया था आपको कॉन्सेप्ट कि एक x है दूसरा y है, तो x प्लस वाई 45, तो y कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स। तो आपको y को शो ही नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या लिख दो 45 माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसके बाद वो कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, तो अब जॉन के पास कितने मार्बल है, मार्बल्स ऑफ जॉन, पहले x थे, अब कितने बचे x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे, पहले 45 माइनस एक्स थे, 45x माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स। ठीक है, 45 में से 5 है 40। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जब कम होने के बाद, जब लूज करने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 124, यानी कि जॉन के मार्बल्स का नंबर और जीवंती के मार्बल्स के नंबर का प्रोडक्ट 124 आ रहा है। कब का प्रोडक्ट, जब उन्होंने 5 लूज कर दिए। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, हमें ये बताना है कि उनके पास कितने मार्बल्स थे। बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, जॉन के मार्बल पता चल जाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, जीवंती के मार्बल पता चल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके x की मल्टीप्लाई इससे भी, x की मल्टीप्लाई इससे भी, 5 की मल्टीप्लाई इससे भी, 5 की मल्टीप्लाई इससे भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x की मल्टीप्लाई 40 से 40x, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200, और ये 124 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, और यहाँ पे आप माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आपको सॉल्व करना है इसको। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन वाले से। याद करते हैं जरा 9th का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 1, उसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से करो। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, अगर किसी केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होगी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 324 ही आया। फिर रफ में 324 के फैक्टर्स निकालें। याद आ रहा है कुछ निकालो भाई साथ साथ। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज कीजिए कि मल्टीप्लाई करके तो 324 ही आए, लेकिन प्लस करके, प्लस के कैसे पता चला, इस वाले साइन से। यहाँ प्लस है तो मैं प्लस करके देखूँ, यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस करके देखता। प्लस करके 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए। तो कर लेते, 2 2 4,
4 3 या 12 और 3 3 या 9 9 3 27 प्लस 12 करके 45 आता है क्या? नहीं आता। तो कुछ और देखते हैं। 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36 और ये 3 3 या 9। तो 36 और 9 करके क्या आता है? 36 और 9 करके 45 आता है। 45 ही चाहिए। 36 और 9 करके मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 324 आता है, बिल्कुल आता है और यही चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 36 और 9 वो फैक्टर्स हैं 324 के जिनको प्लस करके 45 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। 9th क्लास में भी काफ़ी प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, अब भी आप कर सकते हो। दोबारा से चांस मिल रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन है 4.2 में। जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। जितने भी हमने 4.3 में किए हैं उनको उठाओ, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना शुरू कर दो। फैक्टराइजेशन मेथड दोबारा से ट्रिक्स पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना होता है? अब देखो ध्यान से। बेसिकली हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने का क्या मतलब है? मैं सब कुछ जू का तो लिख रहा हूँ, बस क्या अलग लिखा है? मैंने सब कुछ एज इट इज नोट कर दिया, बस ये 45 की जगह मैंने गैप छोड़ के ब्रैकेट्स लगा दिए, क्योंकि मैं इस 45 को जो मिडल वाली टर्म है स्प्लिट करने वाला हूँ। स्प्लिट करना मतलब तोड़ने वाला हूँ, और तोड़ दूंगा किसमें? 36 और 9 में। क्यों? क्योंकि 36 और 9 ही वो नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करके 45 आता है और मल्टीप्लाई करके 324 आता है। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, राइट। अब सॉल्व कर देते हैं। 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324, इतना भी समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करते थे? अब इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से जो है कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 30। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? -9 तो अंदर क्या बचेगा? x। ये माइनस, ये प्लस, माइनस बाहर आ चुका है तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। 324 36 बचेगा। 9 36 है, 324 ही होता है, हम देख चुके हैं, राइट। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 36 इसमें भी है, x माइनस 36 इसमें भी है, बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस का। यहाँ तक करते थे हम 9th क्लास में, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देते थे। बस यहाँ पे एक स्टेप आपको लिखना। क्या है वो स्टेप? ध्यान से समझिए। आपको पता चल गया कि x माइनस 36 और x माइनस 9 करके मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो 0 तो तभी आ सकता है ना, किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करके 0 कब ला सकता हूँ? जब मेरे पास एक नंबर 0, भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे। कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो उनका प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर ये दोनों ही 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इम्प्लाइज आइदर, या फिर आइदर भी नहीं लिखना, आपने दो केस बना रहे हैं। एक बार x माइनस 36 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से x 36 आ जाएगा, यहाँ से x 9 आ जाएगा। बस ये आपके फाइनल आंसर होंगे। मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये करके दिखाना आपको फेयर में, ये वाला पार्ट फेयर में हुआ, इसी के नीचे वहाँ स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए ऊपर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए, स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद फैक्टराइज हो जाएगी, और फैक्टराइज होने के बाद जो भी फैक्टर्स आएंगे इनको बोलते हैं फैक्टर्स। एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार इसे 0 के इक्वल कर दिया, एक बार इसे 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई, यहाँ से एक x की वैल्यू आ रही है, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 ही वैल्यू आती है, मतलब रूट्स 2 ही निकल जाते हैं, ठीक है। इस पे अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा मेथड है, ये तो आ गया होगा समझ में,
ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई सी इंडस्ट्री है जो कि नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक पर्टिकुलर दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने की, यहाँ पे ईच टॉय की बात हो रही है, बनाने की जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक पर्टिकुलर दिन में जितने टॉयज बने उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आती है एक टॉय की। मतलब क्या, देखो, लेट दी cost of let the number of toys produced in a day एक दिन में कितने टॉयज बने, x टॉयज, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने की प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस है, मतलब 55 कम है, बाय द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। उस दिन में जितने टॉयज बने उससे 55 माइनस है। उस दिन में कितने टॉयज बने थे x, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, x माइनस 55। 55 माइनस द नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो ये आएगा 55 माइनस x। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो ये आ जाएगा आपका 55 माइनस x। क्लियर है चीज। इसके बाद ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट कितनी फाइंड आउट की गई, इतनी फाउंड आउट। देखो, एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, 55 माइनस x, आता ना उसने वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, है ना। एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बनने हैं उस दिन में, x। तो अगर एक चीज की कीमत मुझे पता है, एक टॉफी 2 रुपए की है और मेरे पास 20 टॉफी है, तो मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 20 × 2 करके, 20 × 2 करके। तो मैं यहाँ पे भी वही करूँ, एक टॉय की कॉस्ट ये है, टोटल टॉयज कितने हैं, इतने, ठीक है। एक टॉफी 2 रुपए की, 20 टॉफियाँ हैं, तो 20 × 2 कर दूँ, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दूँ, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितनी है, 750। समझ आया कॉन्सेप्ट, क्या कहा मैंने कि मेरे पास एक टॉय की कॉस्ट है, उसकी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे कर दी, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई, 750 आई। इसकी हेल्प से हम क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x × 55 55x, x × x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज कर दिया इधर, इस माइनस के साइन को हटा देते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो कि 750 ही आएगा, और फिर 750 के फैक्टर्स करने हैं, और इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 750 ही आए और प्लस करके 55 आए। प्लस कैसे पता चला, इस वाले साइन से, ठीक है। ये वाला साइन देखना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। फैक्टर्स कर लेते हैं, स्पीड से चला जाएगा, ये फैक्टर्स करने आपको आते हैं, ठीक है। ये 5 से चला जाएगा डायरेक्ट, ये अब इनको देखते हैं अरेंज करके, 2 3 6 6 5 30 5 5 25, 30 और 25 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 आता है, और 30 और 25 को ऐड करूँगा तो 55 ही आता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आपको भी अरेंज करके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ आप भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो 30
और 25 वो फैक्टर्स हैं 750 के जिन्हें मल्टीप्लाई करके 750 आता है और प्लस करके 55 आता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ये आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर बचेगा x माइनस 30। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 25 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 30। अब x माइनस 30 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 25। तो एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो, एक बार x की वैल्यू 30 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, पॉलिनोमियल सॉल्यूशन करने। अब आ जाता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक खेल है। क्या है वो खेल जो पिछले चैप्टर में नहीं था। पिछले चैप्टर में हमारे पास क्या होता था, वो हमें बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों फाइंड आउट करने को कहता था, लेकिन यहाँ पे उसने बोट की स्पीड हमें दे दी, यानी कि एक वेरिएबल कम कर दिया हमारे लिए। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा, किसकी स्पीड बची है, स्टीम की, यानी कि वाटर की स्पीड बची है। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पीड कितनी मान के चल रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये वही वाला क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी, अपस्ट्रीम के केस में और डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। मैंने बताया था आपको, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड माइनस हो जाती थी और डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड प्लस हो जाती थी। मतलब अपस्ट्रीम के केस में वाटर के खिलाफ जाते थे, तो वाटर की स्पीड से माइनस हो जाता था, है ना। बेसिकली वाटर की स्पीड के क्या जाते थे, खिलाफ जाते थे। तो खिलाफ जाने के लिए क्या करते थे, माइनस करते थे। और डाउनस्ट्रीम में क्या करते थे, डाउनस्ट्रीम में साथ साथ जाते थे, तो साथ साथ जाने के लिए क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में ऐसे जा रहे हैं, वाटर भी ऐसे जा रहा है और बोट भी ऐसे जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि खिलाफ चल रही है, राइट। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है A motor boat whose speed is 18 km/h, एक मोटर बोट जिसकी स्पीड 18 km/h है इन स्टिल वाटर, रुके हुए वाटर में, takes 1 hour more to go 24 km upstream, अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, then to return to downstream to the, मतलब एक बोट है जो अपस्ट्रीम गई और फिर डाउनस्ट्रीम वापस आई। ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा क्योंकि वो वाटर के खिलाफ जा रही थी, एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। जितना टाइम उसको वापस आने में लगा उसमें अपस्ट्रीम वाले में ज़्यादा लगा, हमें पता है ज़्यादा ही लगेगा। डिस्टेंस दोनों में कवर कितना हुआ, 24 किलोमीटर। इसमें भी डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 24 किलोमीटर। बस यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24/18 माइनस x। यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24/x प्लस 18, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। वही वाला कॉन्सेप्ट जो भी किया था हमने। ठीक है, तो ये आपका, अब बस इसे सॉल्व कर लो ऐसे। इसको एक्सप्रेस 18 को 18 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे ना क्या करना, ऊपर 24 कॉमन ले लेना, ऊपर 24 जैसे कॉमन लेते हो अंदर बचता है 18 प्लस एक्स माइनस 18 और ये माइनस प्लस बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपको 24 से 18 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा अंदर के अंदर। और नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी बन रही है। तो आइडेंटिटीज का यूज यहीं पर होता है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। a² माइनस
बी स्क्वायर, यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 2 इंटू 24 48x, और 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप इसे यहाँ पे लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और फिर जो भी आपके पास फैक्टर्स आएंगे उनको 0 के इक्वल लिख के x की 2 वैल्यूज निकाल लेंगे, और इस तरह से आपका ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 4.2 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कल दिए थे करने के लिए, वो 4.2 के क्वेश्चंस थे, वो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किए हैं। एक बार उन्हें फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लो। तीनों मेथड आपके पक्के होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई सा भी मेथड आपके लिए आ सकता है, चाहे वो लिख दे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे वो फैक्टराइजेशन, वो उसकी मर्जी है, आपको तीनों पक्की तरह से आने चाहिए। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।